हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे पॉडकास्ट ट्रैवल स्टोरीज बाय आरके में। और मैं हूं आपका दोस्त रमन खदरिया। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने और मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे बचपन में ट्रेन की छुक छुक मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती थी और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में मुझे क्या क्या अनुभव हुए। अगर आपने मेरी ये सब कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो दोस्तों आप इस एपिसोड को पूरा करने के बाद मेरे पिछले वाले एपिसोड भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज मेरा आगे का सफ़र। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड के अंत में बताया कि कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया है। अब मैं 2 महीने की छुट्टियों में घर पर आया हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। स्कूल के बाद शायद ये ऐसी पहली छुट्टियाँ थी जिसमें मैं इतने लंबे समय के लिए घर रहने वाला था। मैं बहुत ही उत्साहित था और अपने सभी दोस्तों से मिलने वाला था। हालांकि अब पहले जैसा खेल नहीं होता था। जब हम छोटे होते थे या स्कूल में होते थे तो हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। लेकिन अब हम सब मिलकर कभी कभी पार्क में चले जाते, तो कभी कभी हम सब दोस्त इकट्ठे होकर हमारे हनुमानगढ़ के भटनेर फोर्ट। कॉलेज में जाने के बाद और अपने शहर से बाहर रहने के कारण मानसिकता भी बदलने लगी थी। अब दोस्तों से होने वाली बातों का विषय भी बदल गया था। आई थिंक इसका कारण थोड़ा उम्र का प्रभाव भी था। घर पर अब सारा दिन टीवी देखता रहता था। राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ रही थी और तापमान भी 40 डिग्री के आसपास घूम रहा था। तो ऐसे ही एक दिन मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था और उस न्यूज़ चैनल में बता रहे थे कि अब बहुत जल्दी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चालू है और उन्होंने ये भी बताया कि इस बार गुफा के आसपास काफ़ी बर्फ़ पड़ी है। मैं तो ये सब देखकर ही इतना खुश हो रहा था कि कितनी अच्छी जगह है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बर्फ़ नहीं देखी थी और ना ही मैं कभी कश्मीर गया था। मैंने सोचा एक दिन मैं भी कश्मीर जाऊंगा और बर्फ़ देख कर आऊँगा। मेरी फैमिली में कश्मीर के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णो देवी तक ही जाते हैं, लेकिन मैं तो कभी वहाँ भी नहीं गया था। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं वही आपके साथ हो जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे ये लगा कि मेरा ये कश्मीर जाने का सपना बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो एक दोपहर को मैं घर पर ही बैठा था और बाहर सड़क पर एक मुनादी करने वाला जा रहा था। तो दोस्तों, आपको जिनको भी मुनादी शब्द का मतलब नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि छोटे शहरों और गांवों में जब किसी चीज़ का विज्ञापन करना होता है, हर गली गली में जाके, तो वो एक रिक्शे वाले को बुलाते हैं, जिसमें एक कोई भी लड़का बैठ जाता है या कोई अंकल बैठ जाता है और स्पीकर पे वो उस कंपनी का या उस चीज़ का प्रचार करता है। तो दोस्तों, आपने चुनाव प्रचार में भी तो देखे होंगे, जैसे जीप के ऊपर वो स्पीकर पे बोलते हुए जाते हैं, इसको वोट दें, उसको वोट दें। तो छोटे शहरों में हम इसी को मुनादी कहते हैं। चूँकि मेरा घर सड़क से 50-60 मीटर अंदर एक गली में था, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया कि ये किस चीज़ की मुनादी कर रहा है। मैं भागकर बाहर गया पूरी मुनादी को सुनने के लिए। वो बता रहे थे कि एक बस हनुमानगढ़ से अमरनाथ जा रही है और आते हुए वह बस माता वैष्णो देवी भी होके आएगी। मैं बहुत खुश हुआ ये सुनकर, और पैसे भी बहुत कम थे। पैसे कम इसलिए थे क्योंकि ये बस अमरनाथ सेवा समिति लेकर जा रही थी। ये कुल 10 दिन की यात्रा थी और कुछ 1100 रुपये में आना जाना रहना खाना सब था। मैं फटाफट घर की ओर दौड़ा और घर पे बोला कि एक बस जा रही है अमरनाथ, मुझे भी उनके साथ जाना है। तो दोस्तों, उस समय ये बात है 2007 की। 1999 में कारगिल युद्ध होने के बाद लोग कश्मीर जाने के नाम से
थोड़े बहुत हिचकिचाते थे कि क्या पता कब क्या हो जाए। कोई इक्का दुक्का लोग ही कश्मीर जाते थे। घर वालों ने कश्मीर का नाम सुनते ही मना कर दिया कि अभी कुछ महीनों पहले ही श्रीनगर के लाल चौक पे बम फटने की खबर भी आई थी। मैं थोड़ा मायूस हो गया, पर मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में नहीं था। मैं अमरनाथ सेवा समिति के मेंबर्स को जानता था। छोटे शहरों में रहने का यही फ़ायदा होता है कि सभी एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि अगर मैं पूरे हनुमानगढ़ में कहीं भी चला जाऊं, अगर मैं किसी को बताऊं कि उस मिठाई वाली दुकान के सामने जो दुकान है वो मेरी है, तो मुझे सब लोग पहचान जाएंगे। लोग चाहे आपस में कभी मिलें या ना मिलें, लेकिन सबको अपने शहर के बारे में, छोटे से शहर के बारे में सब कुछ पता रहता ही है। तो मैं उन्हीं में से एक मेंबर की दुकान पे गया। मैंने सोचा कि सभी जानकारी तो इकट्ठी कर ली जाए। उनकी दुकान पर मैं जैसे ही पहुंचा, मैंने अपना परिचय दिया। तो वो जो अंकल थे, जो कि सेवा समिति के मेंबर थे, वो मुझे पहचान गए। मैंने बोला, अंकल, वो जो मुनादी थी वो मैंने भी सुनी। आप लोग कब जा रहे हैं? और मुझे भी जाना है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? फिर अंकल ने बताया कि बेटा 10-11 दिन लग जाएंगे। सबसे पहले हम अमरनाथ जाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा रास्ता खुला है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम चढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको यहाँ पे बता दूँ कि अमरनाथ गुफा कश्मीर में श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ हर गर्मी के टाइम पे लगभग मई, जून, जुलाई में एक गुफा के अंदर एक शिवलिंग बनता है, वो भी बर्फ़ का, जो कि सबके लिए एक अचंभे की बात है कि एक बंद गुफा में बर्फ़ का शिवलिंग कैसे बन जाता है। तो जो अमरनाथ है वो कश्मीर से, जो श्रीनगर है उससे 100 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। एक है पहलगाम। दोस्तों, पहलगाम पड़ता है श्रीनगर से पहले। श्रीनगर से पहले एक अनंतनाग ज़िला पड़ता है कश्मीर का, और वहीं से पहलगाम का रास्ता अलग निकल जाता है। तो अगर आप पहलगाम से चढ़ाई करेंगे तो आपको टोटल 3 दिन लग जाएंगे। पर पहलगाम से जो रास्ता है जो कि गुफा की ओर जाता है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वहीं दूसरा रास्ता बालटाल से है। बालटाल श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर आगे है, वाया सोनमर्ग होके जाते हैं और बालटाल से एक ही दिन में पहुंच जाते हैं। बालटाल का रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है, पर जो चढ़ाई है वो उतनी ही कठिन है। मैंने बोला, अंकल, मेरा आपके साथ अमरनाथ जाने का बहुत मन है, पर घर वाले मना कर रहे हैं। अंकल ने पूछा, ऐसा क्यों बेटा? मैंने बताया कि घर वाले बोल रहे हैं कि तुझे अकेला नहीं जाने देंगे। मैंने अंकल से पूछा, अंकल, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प करोगे? अंकल, क्या मुझे बता सकते हो कि मेरी उम्र जितना भी कोई आपकी बस में जा रहा है क्या? अंकल ने फटाफट अपना रजिस्टर खोला और मुझे 2 नाम बताए, जिसमें से एक तो मेरा दोस्त चंदू ही था, जो कि जब हम स्कूल टाइम में ट्यूशन जाते थे तो चंदू मेरे साथ ही कोचिंग सेंटर पर पढ़ता था। और जो दूसरा लड़का था उसको मैं बाय फेस जानता था, लेकिन वो भी हमारे जितना ही था। तो मुझे थोड़ी उम्मीद जगी। मैं फटाफट घर पे गया, मैंने मेरी साइकिल ली और मैं अपने दोस्त चंदू की दुकान पर पहुंच गया। दोस्तों, इतनी गर्मी थी उस समय, मई का महीना था, आई थिंक जून का महीना था, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, 2007 की। उस समय ना तो फेसबुक होता था, ना ही कुछ ऐसा कि जिससे कुछ लिखा जा सके कि मैं कब गया था। लेकिन मैं 2007 में गया था और वो जो महीना है वो आई थिंक जून है। तो दोस्तों, जून में इतनी गर्मी पड़ती है। हर साल राजस्थान में टेम्परेचर 45 को टच कर जाता है जून में। लेकिन मेरे उत्साह को, जो इतनी गर्मी भी थी, वो भी मेरे उत्साह को कम नहीं कर पाई थी। मैं मेरे दोस्त चंदू की दुकान पे पहुंचा, वो वहीं पे बैठा था। मैंने उसके हालचाल पूछे और फटाफट अपने मुद्दे पर आ गया।
मैंने पूछा, हाँ चंदू, तू अमरनाथ जा रहा है? वो देख के थोड़ा हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये बात मुझे कैसे पता लगी। मैं बोला, ओ चंदू, ज़्यादा मत सोच, मैं भी अमरनाथ जाने का प्लान कर रहा हूँ। मैंने दूसरे लड़के की बात छेड़ते हुए उसको पूछा कि अरे, वो एक और लड़का भी तो जा रहा है, तू उसको जानता है क्या? चंदू तपाक से बोला, अरे भल्ला, रमन भल्ला और मैं, हम दोनों साथ जा रहे हैं। अगर तेरे को जाना है तो तू भी चल, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मेरे साथ तो परेशानी थी, क्योंकि घर वाले मुझे मना कर चुके थे जाने के लिए। मैंने मेरी परेशानी चंदू को बताई तो उसने फटाफट फ़ोन करके भल्ला को बुला लिया। फिर हमने थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने उनको बोला कि अगर तुमको मेरे घर पे बुलाऊं तो तुम एक बार आ जाओगे घर वालों से मिलने? तो उन्होंने भी हाँ भर दी। फिर मैं घर पे गया और मैंने सोचा कि चलो आज रात को एक बार दोबारा बात कर ली जाए। तो दोस्तों, फिर मैंने रात को घर पे बोला कि मुझे अमरनाथ जाना है। घर वालों का वही जवाब, बेटा बोला था ना, अभी छोटा है, अकेला है, नहीं भेज सकते इतना दूर। मैं बोला, नहीं मम्मी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और भी जा रहे हैं। घर वाले भी सोच पे पड़ गए कि अब क्या बोलें। घर वालों ने पूछा, 2 दोस्त? कौन से दोस्त, क्या नाम है उनके? तो मैंने मेरे दोस्तों के नाम बताए, चंदू और भल्ला। उनके असली नाम कुछ अलग हैं, ये उनके दोनों के शॉर्ट नाम हैं। घर वालों ने बोला, बेटा इनका नाम तो पहले कभी नहीं सुना तेरे मुंह से, और ना ही ये कभी अपने घर पे आए हैं। मैं बोला, मम्मी ये सब मेरे ट्यूशन के दोस्त हैं। जब हम ट्यूशन पे पढ़ते थे तो ये भी मेरे साथ ही थे, हम एक साथ 3 साल पढ़े हैं। मैंने बोला कि दीदी भी तो जानती हैं इन्हें, आप चाहें दीदी से फ़ोन करके पूछ लें। और ये जो मेरा दोस्त है चंदू, ये अपने जो अंकल हैं उनके साथ वाले घर पे ही रहता है। मैंने घर वालों को ये भी बताया कि मैं आज सेवा समिति वालों से भी मिलकर आया। मैंने घर वालों को बोला कि पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं, सब बाजार वाले भी जानकार लोग ही हैं, और माता वैष्णो देवी भी तो होके आऊँगा, फिर पता नहीं कब जाने का मौका मिले। फिर काफ़ी सोचने के बाद मम्मी ने पापा को बोला कि कल जाकर सेवा समिति के लोगों से मिल लेना। मैं खुश हो गया और कश्मीर के सपनों में भी खो गया, पर अभी भी जाने के लिए हाँ नहीं हुई थी। अगली सुबह निर्णायक होने वाली थी। तो दोस्तों, मैं अगली सुबह उठा और नहाने के बाद दुकान जाके पापा जी को साथ लेकर सेवा समिति वाले अंकल की दुकान पे पहुंच गया। मेरे पापा और वो अंकल एक दूसरे को जानते थे। सेवा समिति के लोग, जो अमरनाथ सेवा समिति के लोग थे, वो हर साल वहाँ पे लंगर लगाते थे और चंदा लेने के लिए वो हमारी दुकान पे भी आते थे। पापा ने उन अंकल से हर जानकारी हासिल की। अंकल बोले कि आप घबराओ मत, जवान लड़का है, ये तो भागते भागते पहाड़ पर चढ़ जाएगा। तो इसी दौरान पापा ने मेरे दोस्तों के बारे में पूछा। मैंने अंकल को बोला कि पापा को चंदू और भल्ला के बारे में बताओ। अंकल ने पापा को बता दिया कि एक लड़का उसका है, एक लड़का उसका है। तो दोस्तों, छोटे शहरों में ऐसा ही होता है, जान पहचान ऐसे ही होती है कि पुराने टाइम में क्या होता था, एक ही कॉलेज होता था, एक ही स्कूल होता था, जो उनके टीचर होते थे उनको मास्टर जी बोलते थे। तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग काम होता था, और छोटे शहर के और गांव के लोग, सभी लोग एक दूसरे को ऐसे ही पहचानते थे कि वो मास्टर जी का लड़का, वो काम करने वाले का लड़का, ये उसका लड़का। तो ऐसे ही जो अंकल थे उन्होंने बताया कि अरे हाँ, एक लड़का उसका जा रहा है, एक वो उसका लड़का जा रहा है। अंकल ने पापा को बोला कि आप चिंता मत करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम उसका ध्यान रखेंगे।
अंकल ने यह भी बोला कि रमन को भी उन्हीं के साथ हम सीट दे देंगे और तीनों एक साथ भी बैठ जाएंगे। फिर पापा बोले कि चलो एक बार घर पे बात कर लूं, फिर बताता हूँ। पापा दुकान से बाहर निकले। मैंने अंकल को बोला, अंकल मेरी एक सीट रख लेना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अंकल बोले कि आते हुए एक फ़ोटो भी ले आना, आईडी कार्ड भी बनेगा। तो घर पे जाकर पापा ने मम्मी को सब बताया और आखिरकार मुझे जाने की परमिशन मिल गई थी। मैंने फट से पापा से पैसे लिए और अपनी एक फ़ोटो ली और मैं चला गया उसी अंकल के पास दोबारा। मैंने कहा, अंकल ये लो फ़ोटो, ये लो पैसे, मेरा भी नाम लिख दो। अंकल ने मेरा नाम चंदू और भल्ला के साथ वाली सीट पर लिख दिया। तो अब मुझे करनी थी चलने की तैयारी। मैंने अंकल से पूछा, अंकल अब बताओ क्या क्या तैयारी करनी है। अंकल ने बोला कि ये बारिश का महीना है और पहाड़ों पे एक्चुअल में कभी भी बारिश आ जाती है, तो एक तो तुझे रेनकोट लेना है, एक अम्ब्रेला रख लेना, और पहाड़ों पे चढ़ाई करने के लिए गोल्ड स्टार के जूते आते हैं जो कि काफ़ी सस्ते भी होते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। तो अगर गोल्ड स्टार के जूते तेरे पास नहीं है तो वो भी उस दुकान से ले लेना, और एक छोटा बैग ले लेना। जब हम चढ़ाई करेंगे तो बड़े वाला बैग तो वहीं पे कैंप में कहीं पे रख देंगे और छोटे बैग में एक जोड़ी कपड़े डालकर ऊपर चढ़ाई करेंगे ताकि गुफा में दर्शन से पहले नहा धो के अपने कपड़े चेंज कर लें। और हाँ, अमरनाथ यात्रा का सरकारी रजिस्ट्रेशन भी इसी साल चालू हुआ है, वो भी करवा लेना। तो दोस्तों, उस समय ही ये बिल्कुल नई चीज़ थी कि अमरनाथ कितने लोग गए हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो इन सब का कोई कंट्रोल पहले नहीं था। ठीक है, एक दिन में कई बार काफ़ी लोग पहुंच जाते, अगर कोई मिस भी हो जाता था तो भी पता नहीं लगता था कि कौन कहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि गहरी खाइयाँ हैं, ऑक्सीजन की कमी है और हर साल कुछ ना कुछ लोग मर जाते थे, जिनके जो दिल के मरीज हैं, काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता था। तो इसी दौरान सरकार ने इसका एक प्रोसेस बनाना चालू किया कि अगर किसी को भी अमरनाथ जाना है, सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको बताना पड़ेगा कि वो किस तारीख को अमरनाथ में जाना चाहता है। तो इसी को रजिस्ट्रेशन कहते हैं, अमरनाथ का रजिस्ट्रेशन। तो अंकल ने बताया कि तुम्हारा दोस्त भल्ला है, वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देगा। अंकल ने ये सब बता दिया कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, और ये भी बताया कि दुकान वाले को बोल देना अमरनाथ यात्रा के लिए चाहिए, पैसे कम लेगा। छोटे शहरों में धार्मिक आयोजनों में लोग बहुत मदद करते हैं। अगर किसी को ये बता दें कि ये चीज़ हम इस धार्मिक आयोजन में काम में लेंगे, तो वो दुकानदार अपना मुनाफा छोड़ देता था। तो दोस्तों, मैंने भी अब सब तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। घर पे मैंने सब कुछ बता दिया। घर वाले भी अब रिश्तेदारों से बात कर रहे थे कि हाँ, रमन अमरनाथ जा रहा है। घर वाले ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहते थे ताकि मुझे मेरी यात्रा में कोई परेशानी ना आए। जैसे कि किसने बताया कि ठंड बहुत होती है, तो किसने बोला कि ड्राई फ्रूट पैक करके दे देना। उनमें से एक बोला कि ऑक्सीजन कम होती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो थोड़ा इसको कपूर भी पैक कर देना। घर वालों ने बताया कि जब भी चढ़ाई करते हुए सांस लेने में परेशानी हो तो एक रुमाल में थोड़ा सा कपूर बांध के उसको अपनी कलाई पे बांध लेना, जहाँ पे घड़ी बांधते हैं। और अगर कभी भी चढ़ाई करते समय सांस लेने में परेशानी हो तो हाथ को ऊपर करके कलाई को उसमें से रुमाल में से थोड़ा सा कपूर सूंघ लेना। ये सब बातें मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं तो कभी पहाड़ों में नहीं गया था, मैं कभी हिमालय में नहीं गया था। तो इस बार मैं पहाड़ों में जाने की तैयारी कर रहा था। टीवी पर अमरनाथ यात्रा की खबरें सुनकर मैं बहुत खुश होता। गर्मियों के मौसम में सर्दियों के कपड़ों वाली ट्रंक भी खुल चुकी थी।
क्योंकि तैयारी हो रही थी मेरे जीवन की पहली पहाड़ों की यात्रा की। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में मैंने आपको ये बताया कि अमरनाथ जाने के लिए मैंने घर वालों को कैसे मनाया, जो कि एक आसान काम नहीं था। मेरे पूरे परिवार में कभी कोई अमरनाथ नहीं गया था और ना ही अभी तक कोई गया है। तो अभी भी इस बात को 13 साल हो चुके हैं जब मैं अमरनाथ जाके आया था, और अभी तक मेरे परिवार से कभी कोई अमरनाथ नहीं गया। तो बस दोस्तों, यही है। अगले एपिसोड में मैं आपको अमरनाथ की कहानी बताऊंगा कि कैसे मैं बस से अमरनाथ पहुंचा, कैसे मैंने वहाँ पे चढ़ाई की। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपको बहुत ही जल्द अपने अगले एपिसोड, जिसमें मैं आपको अमरनाथ की पूरी डिटेल दूंगा, के साथ मिलूंगा। तो दोस्तों, इतने के लिए जय हिंद।